India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. कोच्चि के मर्दू में अवैध इमारतों को तोड़ने के मामले में सिक्योरिटी प्रदान करने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 होम बिल्डर्स के अकाउंट अनफ्रीज किए हैं और संपत्तियों की कुर्की हटाई है। दरअसल बिल्डर ने कुर्की आदेश हटाने की अपील की थी। मकान मालिकों को मूल राशि का भुगतान नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी। 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर इसका पालन नहीं करते तो जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कोच्चि के मर्दू में 4 अवैध इमारतों को तोड़ने से संबंधित एक मामले में अल्फा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, केपी वर्की और वीएस बिल्डरों को डीअटैच्ड किया जाएगा और उनके बैंक अकाउंट अनफ्रीज किए जाएंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने आवेदक बिल्डरों को 25 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि उनको उनकी संपत्तियों और बैंक खातों पर नियंत्रण मिल सके। केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के बालाकृष्णन नायर के नेतृत्व वाली समिति मुआवजे के दावों की देखरेख कर रही है। कमेटी के दिशा निर्देशों में सिक्योरिटी प्रदान की जानी है। अल्फा वेंचर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने दलील दी कि कुर्की आदेश को हटा लिया जाए ताकि उन्हें दिवालियेपन की कगार से वापस लाया जा सके और उन्हें बकाया मूल राशि से ऊपर होम बायर्स को देय ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके। अदालत ने परियोजना के एक अन्य प्रस्तावक होली फेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी मकान मालिकों को मूल राशि का भुगतान नहीं करने के लिए फटकार लगाई और कंपनी को स्पष्ट रूप से 2 महीने के भीतर शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया। सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने स्वीकार किया, हम पैसे के लिए वास्तव में कठिन दबाव में हैं। कंपनी पैसे जुटाने में सक्षम नहीं है और न ही हमारे पास इसका कोई साधन है। जस्टिस गवई ने आगाह किया, अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं तो हम जिला कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराएंगे। इसके अलावा जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच को सूचित किया गया कि केरल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ बिल्डरों द्वारा उस जगह पर पुनर्निर्माण के लिए दायर आवेदन पर आपत्ति जताई थी जहां अब 4 इमारतें खड़ी हैं। हालांकि एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि छोटे पैमाने के निर्माण के लिए भूमि के पार्सल की नीलामी की जा सकती है, जिसके लिए न तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और न ही सीआरजेड विनियमों का उल्लंघन होता है। भूमि के धारकों को इस कवायद के माध्यम से जो भी फंड प्राप्त हो सकता है उसे वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि विवादित भूमि इन वर्षों के लिए खाली पड़ी है। पीठ ने ये भी कहा कि वो अगली सुनवाई पर देनदारी के बंटवारे के मुद्दे पर विचार करेगी। पूर्व जज जस्टिस थोटाथिल बी राधाकृष्णन उल्लंघनों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने अवैध निर्माण के लिए बिल्डरों के अलावा केरल सरकार और मराडू नगरपालिका अधिकारियों को भी उत्तरदायी ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द नई बेंच गठित करने से इनकार कर दिया है। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और परिवार के लोगों की हत्या करने के 11 दोषियों को माफी नीति के तहत इस साल 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। गुजरात सरकार की माफीनामा नीति के खिलाफ बिल्किस ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की हुई है ताकि उनके दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए नई पीठ गठित करने की मांग वाली दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बिल्किस ने अपनी याचिका में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट देने के फैसले को चुनौती दी है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ से आग्रह किया था कि मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ की गठन की जरूरत है। इस पर CJI ने कहा कि रिट को सूचीबद्ध किया जाएगा। एक ही बात का जिक्र बार बार ना करें, ये बहुत परेशान करने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी ने बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश को अब बिल्किस बानो मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करना होगा, जिसमें न्यायमूर्ति त्रिवेदी हिस्सा नहीं होंगी। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की है। पहली याचिका में उन्होंने एक दोषी की अर्जी पर शीर्ष अदालत के 13 मई 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की है। अदालत ने अपने आदेश में गुजरात सरकार से 9 जुलाई 1992 की एक नीति के तहत दोषियों के समय से पहले रिहाई की याचिका पर विचार करने को कहा था। दूसरी याचिका में उन्होंने गुजरात सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने इसी साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में कहा कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिहाई के संबंध में निर्धारित कानून की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बिल्किस बानो मामले में उसके आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर जल्द विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोमवार को बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता की दलीलों पर गौर किया। CJI ने कहा कि वो जल्द ही याचिका को सूचीबद्ध करेंगे और एक तारीख तय करेंगे। वो इसकी जांच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सितंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें NIOS से DLED को शिक्षक भर्ती के मामले में करने का आदेश दिया गया था। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने साल 2020 से 21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों से DLED और BEd अभ्यर्थियों के साथ ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों से डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किए थे, लेकिन सरकार की ओर से पहले इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने और फिर भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने शासन के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का आदेश दिया गया था। BEd TET पास अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें NIOS से DLED को शिक्षा भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया गया था। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 2648 पदों में से अधिकतर पद DLED अभ्यर्थियों से भरे जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा BEd TET पास अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिली है। शिक्षा विभाग अगर हाईकोर्ट के पूर्व में आए फैसले पर अमल करता है तो इसे NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से 50 से अधिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो रही थी, जिससे BEd प्रशिक्षित अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व सफाई कर्मचारी की पेंशन संबंधी लाभों को चुनौती देने के लिए तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि हम देरी के लिए माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने के इच्छुक हैं। साथ ही इन याचिकाओं पर जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि इन याचिकाओं में अनावश्यक रूप से एक सफाई कर्मचारी के पेंशन संबंधी अधिकारों से संबंधित मामले को आगे मुकदमेबाजी में घसीटने की कोशिश की गई। कोर्ट ने संबंधित विभाग को 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ के कल्याण कोष में राशि जमा करने के लिए कहा है।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि देरी की माफी मांगने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने कहा कि देरी कानूनी राय प्राप्त करने और कुछ दस्तावेजों के अनुवाद में लगने वाले समय के कारण हुई है। बेंच ने कहा कि उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका में भी 154 दिनों की अवधि देरी हुई है। विशेष अनुमति याचिका दायर करने में देरी की माफी मांगने वाले आवेदन में इस तरह की देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। हालांकि कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया। संबंधित विभाग ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रतिवादी को पेंशन संबंधी अधिकार दिए गए हैं और पूर्व की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। प्रतिवादी 1992 में 105 रुपए प्रति माह के समेकित वेतन पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हुआ था। हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर 2002 से उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया था। उसने 30 जून 2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की। तब से उसने कई रिट याचिकाएं दायर की। आदेश के साथ भाग लेने से पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन व्यक्तियों और अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूलने की स्वतंत्रता भी दी जो इस तरह की तुच्छ याचिकाओं को आगे बढ़ाने और स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिका चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के समक्ष की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मामला विवाह में समानता से संबंधित है। कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। पहली याचिका में यह भी कहा गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 असंवैधानिक है क्योंकि ये एक जेंडर के जोड़े के बीच विवाह का प्रावधान नहीं करता है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई कि स्पेशल मैरिज एक्ट सभी जोड़ों पर उनकी जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना लागू होगा। दूसरी याचिका निवेदिता दत्ता बनाम भारत संघ ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के समावेशी और व्यापक रूप से व्याख्या करने वाले परमादेश की रिट के लिए प्रार्थना की ताकि किन्हीं भी दो हिंदुओं पर लागू हो सके जो एक जेंडर के बावजूद शादी करना चाहते हों। सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानून के समान रूप से समान प्रश्न पहले उठे थे जिसमें अदालत ने 24 नवंबर को प्रतिवादी सरकार को नोटिस जारी किया था। सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि कई लोग कार्रवाई देखना चाहते हैं और कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे हैं। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मामला हमारे पास आएगा तो बस उस दिन हमें बताएं और हम निश्चित रूप से अनुरोध पर विचार करेंगे। बात अब जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की पीठ ने हाउस अरेस्ट के अंतरिम आदेश को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया है। जब मामले की अगली सुनवाई होगी, शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को नवलखा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्हें जेल से 1 महीने के लिए हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के पूर्व सचिव नवलखा को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शुरुआत में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के तलोजा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया। अपने डिफॉल्ट जमानत मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए नवलखा ने ये कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उन्हें तलोजा में बुनियादी चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा था और वो अपनी उन्नत उम्र में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हालांकि शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील को प्रेरित करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने विभिन्न सुरक्षा उपायों के अधीन याचिका को स्वीकार किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आग्रह किया गया था कि जेल में चिकित्सा और अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए नवलखा को जेल की जगह घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया जाए। नवलखा ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। तो वहीं उड़ीसा के संबलपुर में स्थायी उड़ीसा हाईकोर्ट की बेंच के गठन की मांग के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल ने वकीलों के द्वारा किए जा रहे विरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में कोई संदेह नहीं कि ओडिशा पुलिस विरोध प्रदर्शन को रोकने में पूरी तरीके से विफल रही है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उड़ीसा पुलिस विरोध प्रदर्शन को संभालने में असक्षम है तो हम अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश दे सकते हैं। इस पर उड़ीसा पुलिस की तरफ से आश्वासन देते हुए कहा कि अब भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उड़ीसा में वकीलों के आचरण से बेंच के गठन की जो संभावनाएं भी हो सकती हैं वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने वकीलों के द्वारा अटॉर्नी जनरल समेत वरिष्ठ वकीलों का पुतला फूंकने वालों की निंदा करते हुए कहा कि वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही हिंसा में शामिल वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को विरोध करने वालों को एहतियाती गिरफ्तारी कर उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए हिरासत में रखना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि हड़ताली वकीलों और अन्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बीसीआई के कुछ सदस्यों को धमकियां मिल रही हैं, जिसको देखते हुए पुलिस को बार काउंसिल के अधिकारियों और उनके परिजनों को भी स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीसीआई की बैठक में सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं बीसीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि कुछ वकीलों के लाइसेंस 18 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। हम अभी भी हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल रहे वकीलों के खिलाफ मामले को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को अब इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई करेगा। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो शिक्षण संस्थानों के पास समय समय पर जांच करे ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि ये ई सिगरेट बेची नहीं जा सकती है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। इसमें कहा गया था कि कानून लागू होने के बावजूद ई सिगरेट और इसी तरह के पदार्थ बाजार में मौजूद है जो संविधान के अनुच्छेद 21 को स्पष्ट उल्लंघन करते हैं, निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। याचिका अधिवक्ता शिव विनायक गुप्ता और अनुभव त्यागी ने दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि स्थानीय पान की दुकानें खुलेआम ई सिगरेट बेच रही थी और उनकी शिकायत पर ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट रोकथाम अधिनियम 2019 को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए समिति के गठन संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। पीठ ने रेखांकित किया कि सरकारी तंत्र में इस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को हुई बैठक में शीर्ष अदालत के लिए भी 5 जजों की नियुक्ति का फैसला लिया गया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। कॉलेजियम ने अपनी बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के साथ पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश रचने और देश में भय और आतंक पैदा करने के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित 2 सदस्यों को जमानत देने से इनकार किया। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की पीठ ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इधर अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान नाम के दोनों आरोपियों को 16 फरवरी 2021 को एंटी टेरर स्क्वाड द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये जानकारी मिलने के बाद ही पीएफआई के सदस्य हिंदू धार्मिक संगठनों के लोगों और पदाधिकारियों और समाज में भय और आतंक पैदा करने, साथ ही हिंदू धर्म के विभिन्न कार्यक्रमों में विस्फोट करने के साजिश रच रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के समय कथित रूप से हथियार बरामद हुए। मामले में पूरी जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उनके खिलाफ अपराध के लिए आईपीसी की धारा 120B, 121A और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र भी दायर किए गए थे। सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि वो पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं
और उनका उद्देश्य लोगों को हिंदू धार्मिक संगठनों के खिलाफ लड़ने और पीएफआई की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना है। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी गिरफ्तारी के समय विस्फोटक पदार्थों समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था, जिसका इस्तेमाल अनेक द्वारा विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों के वरिष्ठ नेता पर हमला करने और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर विस्फोट करने के लिए किया जाना था। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही अपील को खारिज कर दिया। हालांकि ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वो मामले की सुनवाई में तेजी लाए और इसे 1 साल के भीतर शीघ्रता से समाप्त कर दें। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.